जब से वेस्ट बंगाल ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम के डेट जो वो पब्लिक हो गए हैं, मैंने अपने इस वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया भी था। इंस्टाग्राम पे भी अपडेट दिया था, टेलीग्राम पे भी दिया था, फेसबुक पे दिया था। 14 तरफा जितने मेरे पास मीडियम है सब पे मैंने अपडेट दिया था कि फलां डेट रहने वाला है एग्ज़ाम का। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा आने लगे कि भैया पूरा इन्फॉर्मेशन दो इस एग्ज़ाम के बारे में, इंजीनियरिंग कोर्स के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दो, मार्किंग स्कीम बताओ, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है वो बताओ, कौन कौन इसको दे सकता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला और लास्ट में आपको बोनस पॉइंट भी दूंगा। बोनस पॉइंट जरूर ध्यान से सुनना। आपको लगेगा कि बोनस पॉइंट ऐसे फालतू लगती हैं कि इसकी वजह से आप बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन से मतलब आप चूक सकते हैं कि आपका हो सकता था और आपका नहीं हुआ। ये सब इन्फॉर्मेशन का ही गेम है। अगर आप ऐसे ओवरऑल देखें तो पूरा वीडियो देखना रहा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार। कर क्या रहे हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली ला के दे रहा हूँ, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये तो गलत बात है। तो अगर मैं बात करूँ WBZ 2023 के बारे में, आपको थोड़ा सा बताऊँ कि ये क्या एग्ज़ाम है। तो ये हर साल जो है कंडक्ट कराया जाता है वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड WBZ EEE के थ्रू। इसके अंडर ना 100 से ज़्यादा जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या जो प्राइवेट कॉलेज हैं, उसमें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हो गया और फार्मेसी में हो गया और एग्रीकल्चर में जो है एडमिशन दिया जाता है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए। अगर कुछ हाइलाइट्स के बारे में मैं आपको बताऊं ना, इस एग्ज़ाम के बारे में, WBZ 2023 के बारे में, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। इसका जो फुल फॉर्म है ना वो वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है, WBZ EE 2023। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी का तो साल में एक ही बार कंडक्ट कराया जाता है ये, और ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होने जा रहा है। ये आप ध्यान रखना क्योंकि बहुत सारे आते हैं कि भैया आप कोरोना के टाइम का जो हाइप है अभी भी चल ही रहा है कि ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं, ये ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है कि ऑफलाइन कराया जाएगा। अगर ऑनलाइन कराया जाता है तो कुछ अलग से उसके नोटिफिकेशन आएंगे, वो भी मैं डाल दूंगा, लेकिन कोई चांसेस लगते नहीं हैं। मैं बात करूँ कि कितने लोग ये देते हैं, तो ये ध्यान से देखना कि ये वाला जो एंट्रेंस एग्जाम है यानी कि WBZ जो है वो खास करके जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं, वो झारखंड के जो है, वो बिहार के हैं वो, और आसाम के हैं वो, यही 4 स्टेट्स के स्टूडेंट्स जो वो ज़्यादा फिल करते हैं इसको। लेकिन उसके बावजूद 2 लाख के आसपास जो है एप्लीकेशन फेल हुआ है अभी तक। अगर लास्ट ईयर के रेफरेंस से देखें तो लगभग इतने स्टूडेंट्स जो है वो फेल करते हैं। इस बार तो और ज़्यादा फेल करने के, यानी कि 2 लाख प्लस का एस्टिमेट है कि WBZ के फॉर्म्स आए। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि कितना इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम हो जाता है इंजीनियरिंग के लिए ये। अगर मैं बात करूँ एक्सेप्टिंग कॉलेज के, तो 100 से ज़्यादा कॉलेजेस जो हैं इसके स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस जो है वो, और प्राइवेट दोनों ही करते हैं। पेपर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में जो मैथमेटिक्स होता है 2 घंटे मिलते हैं दोनों ही पेपर के लिए, और पेपर 2 में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो है पेपर होता है। अब बात करते हैं कि WBZ के लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है। ये इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। तो आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन +2 साइंस होना ही होना चाहिए। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की मैं बात करूँ तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने ही होने चाहिए। इसके अलावा जो तीसरा सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, या कोई भी टेक्निकल वोकेशनल कोर्स आपने किया है तो भी आप एलिजिबल है। और इसके साथ ही साथ इंग्लिश भी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स क्या कुछ लगने वाला है। तो जनरल कैटेगरी में एग्रीगेट 45% मार्क्स जो है वो PCM में होने ही होने चाहिए। PCM मतलब क्या कि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो है ही, उसके अलावा जो अब भी आपका तीसरा सब्जेक्ट है, चाहे वो केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, तो वो तीनों ही मिला करके आपके जो है 45% मार्क्स होने होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो आप SC कैटेगरी में आते हैं, ST में हैं, OBC कैटेगरी में आते हैं, तो 40% मार्क्स है अगर आपके PCM में, तो ही आप एलिजिबल है। और साथ ही साथ इंग्लिश जो है वहाँ पर आपको 30% मार्क्स होने ही होने चाहिए उसमें, तो ही जा करके आप एलिजिबल हो पाएंगे। अब बात आती है कि भैया मेरा तो क्लास 12 का एग्ज़ाम जो है वो 2023 में क्लियर ही हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो आप भी फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको एज ए अपीयरिंग कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। एज रिस्ट्रिक्शंस की बात करूँ ना, तो आपका जो एज है मिनिमम 17 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन 31 दिसंबर 2023। इसके अलावा कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। एक ही है बस कि अगर आप मरीन इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए मैक्सिमम एज जो है वो 25 ईयर्स रखा गया एज ऑन 31 दिसंबर 2023 तक। आपके जो है 25 साल मैक्स एज होने ही होने चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे मरीन इंजीनियरिंग के लिए, ये आपको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं कि क्या कुछ एप्लीकेशन फ़ी लगता है। और एक बात और क्लियर कर दूं कि जैसे मैंने कई सारे वीडियोज़ में, इसके डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं कि मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो स्पेशल लिंक दिए और कूपन कोड दिए, जिससे स्टूडेंट्स को लगभग 50% का डिस्काउंट मिल जाता है एप्लीकेशन फ़ी पे। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ ऐसा नहीं होने वाला है, या जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं उसके थ्रू ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे आ जाती है WBG का दे दो, जी मेन का दे दो, तो वो मैं कहाँ से देख सकता हूँ, आप खुद ही सोचो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि क्या कुछ फ़ी लगता है, तो 500 रुपये फ़ी लगने वाला है जनरल कैटेगरी में। वहीं पे अगर आप SC ST से हैं, OBC से हैं, तो आपको जो है 400 रुपये लगने वाला है। इसको आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए पे कर सकते हैं, UPI के थ्रू भी आप इसको पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है। इसको बहुत ही ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका एग्ज़ाम होने वाला, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर आप लोगों को PDF चाहिए ना, ये पूरे इन्फॉर्मेशन का, तो एक टारगेट है। और टारगेट ये है कि इस वीडियो पे 1000 लाइक और 1000 कमेंट आने ही आने चाहिए यूट्यूब के ऊपर। जैसे ही ये हो गया, जिस दिन जिस पल ये हो गया ना, मैं तभी के तभी टेलीग्राम पे जो है ये PDF डाल दूंगा आप सभी लोगों के लिए। तो अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर आप चाहते हैं कि PDF भी मिले आपको, तो आप वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। 1000 होते ही आप जो है टेलीग्राम पे सर्च कर लेना ज्ञानरूप, या लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, उसके थ्रू जाओ और आप ज़रूर चाहो वहाँ भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे PDF डालो आपको पता चल जाए। तो अगर मैं बात करूं मोड का, तो ये ऑफलाइन होने वाला है, इनकी पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट ये होने वाला है। ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो 4 घंटे का होने वाला है। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि 2-2 घंटे के ईच पेपर होने वाले। फर्स्ट पेपर में जो है मैथ रहने वाला, और सेकंड पेपर में फिजिक्स और आपके केमिस्ट्री रहने वाले हैं। मीडियम ऑफ एग्जाम की मैं बात करूँ तो इंग्लिश और बंगाली ही रहने वाला है, इसके अलावा हिंदी वगैरह नहीं है यहाँ पे, ये क्लियरली आप समझ लो। अगर मैं बात करूँ सेक्शंस के, तो ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 मैथमेटिक्स में पेपर 1 का है, और पेपर 2 में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का होने वाले। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ जो है वो रहने वाला है, यानी कि आपके पास ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक आपको पिक करना होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो 155 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टोटल मार्क्स की मैं बात करूँ तो 200 मार्क्स का ये होने वाला है। अगर WBG की मैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करूँ कि क्वेश्चन पेपर कैसा रहने वाला है, तो ऑलरेडी यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे 2 सेक्शंस में एग्जाम होने वाला है, वो आपको क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है कि हर सेक्शन में भी कैटेगरी वाइज है, कैटेगरी A, B, C या कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। तो अगर मैं बात करूँ ना, कैटेगरी फर्स्ट में मैथ में जो है 50 क्वेश्चंस आने वाले, कैटेगरी 2 में मैथ में जो है वो 15 आने वाले, और कैटेगरी थर्ड में जो मैथ में 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी कि टोटल जो है 75 क्वेश्चंस मैथ में आने वाले हैं 100 मार्क्स के। वहीं पे फिजिक्स में कैटेगरी 1 में 30, कैटेगरी सेकंड में 5 और कैटेगरी थर्ड में जो 5 आने वाला है, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं 50 मार्क्स के। वहीं पे अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री का, तो कैटेगरी फर्स्ट में 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैटेगरी सेकंड में 5 और कैटेगरी थर्ड में भी 5 आने वाले हैं, यानी कि 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं 50 मार्क्स के। अब ये 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स कैसे होने वाला है, ये मैं आगे बताने वाला हूँ। जी हाँ, अब बात कर ही लेते हैं उसका। तो क्या है ना कि सबसे पहले इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है कि नेगेटिव मार्किंग अप्लाइड है। उससे पहले आप ये जान लो कि अगर आप राइट आंसर करते हो तो आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है, और ये भी कैटेगरी पर डिपेंड करता है। जैसे तीनों ही कैटेगरी में अलग अलग क्वेश्चंस हैं, वैसे ही कैटेगरी में भी अलग अलग मार्किंग स्कीम्स हैं। तो मैथ की अगर मैं बात करूँ, कैटेगरी 1 में जितने भी आंसर आप सही करेंगे पर आंसर आपको 1 मार्क्स मिलेगा करेक्ट करने के। फिजिक्स में भी कैटेगरी 1 में जितने भी आप सही आंसर देते हैं उसको 1 मिलने वाला है पर आंसर के। वहीं पे केमिस्ट्री में भी यही रहने वाला है। लेकिन कैटेगरी 2 में आपको 2 मार्क्स मिलने वाला है एक सही करते हैं तो, फिजिक्स में, मैथ में और केमिस्ट्री में भी। और यही हाल रहने वाला है कैटेगरी थर्ड में कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको तीनों ही जो है सब्जेक्ट्स में जो है कैटेगरी थर्ड में 2 मार्क्स मिलने वाला है अगर आप जितने भी क्वेश्चन सही करते हैं उसके हिसाब से। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग का। ये तो था पॉजिटिव कि आपको क्या मिल रहा है, आप क्या जाने वाला है वो देखो कि कैटेगरी 1 में जो है ना नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 का है, यानी कि 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे जब भी आप एक गलत आंसर करेंगे। मोटे मोटे समझाऊं तो 4 गलत होने पे आपके 1 मार्क्स है वो कट जाएगा। अब चाहे फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री ये तीनों ही जगह सेम अप्लाइड है। वहीं पे कैटेगरी सेकंड की बात करूँ तो यहाँ पे 1/2 है नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 0.5 नेगेटिव मार्किंग है एक गलत आंसर करते हैं तो। मोटे मोटे तौर पे यहाँ बताऊँ तो अगर आप 2 गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका जो कट जाएगा। वहीं पे कैटेगरी थर्ड में अच्छी खबर ये है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग अप्लाइड नहीं है, तो बेहतर है कैटेगरी थर्ड जो है वो अटेम्प्ट करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म कैसे फिल करना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो आगे भी इस पे वीडियो आएगा अगर आप लोग चाहेंगे तो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ मोटे मोटे तौर पे। तो इसके ना 5 स्टेप्स हैं। पहला रजिस्ट्रेशन का, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ऑफिशियल वेबसाइट का, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, पूरा कंप्लीट गाइड दूंगा एडमिशन तक। उसके बाद भी अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे ना तो आपको पूरे आपके इंजीनियरिंग में साथ रहेगा आपका भाई। उसके बाद जो है आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन एक बार कर लेंगे, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। बेसिकली उसमें मतलब 3 सेक्शंस आपको मिलने वाले हैं। एक प्राइमरी डेटा आपको फिल करना पड़ेगा, फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह फिल करने पड़ेगा, और फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर ही रहने वाला है फॉर्म फिल करते टाइम। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तीसरे पे, तो आपसे पेमेंट मांगा जाएगा। आप पेमेंट कर दो, उसके बाद जो भी कंफर्मेशन है सबमिट करो, लेकिन प्रिंट आउट एक PDF में ज़रूर रख लेना आप। अब बात कर लेते हैं कि एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट डॉक्यूमेंट का, तो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर होना आपके पास मस्ट है। उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट आता है वो आपका जो है रिसिप्ट है। काउंसलिंग के टाइम जो भी आप रजिस्ट्रेशन फ़ी देते हैं ना, उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी ज़रूरी है। उसके अलावा जो आपका रैंक कार्ड है उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड जो आपने WBC का एग्जाम दिया था उस एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए। इसके अलावा 10th का और 12th का मार्कशीट आपके पास होना ही होना चाहिए। इसके बाद आता है डोमिसाइल, अगर एप्लीकेबल है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। कैटेगरी में अगर आप किसी खास कैटेगरी से और वो एप्लीकेबल है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होने ही होने चाहिए। अगर आप PWD कैटेगरी में आते हैं ना, तो वो भी सर्टिफिकेट आपके पास होना ही होना चाहिए, तभी जा कर के जो है आपका एडमिशन कंप्लीट हो पाएगा। अदरवाइज़ आपका एडमिशन जो कैंसिल हो जाएगा, डॉक्यूमेंट अगर सही टाइम पे प्रोड्यूस नहीं कर पाए आप तो। अब बात कर लेते हैं बोनस पॉइंट का। बोनस पॉइंट में एक बात यह है कि इस फॉर्म को जो फिल करेंगे ना, अगर उसमें कुछ गलती होगी ना तो उसका अलग से करेक्शन विंडो ओपन होगा ही होगा, ये आप ध्यान रखना। लेकिन जब भी करेक्शन विंडो ओपन होगा ना, जैसे मैंने बताया ना कि 3 सेक्शंस में डेटा होगा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा और फिर आपके डॉक्यूमेंट्स। तो क्या है ना कि प्राइमरी डेटा कभी भी जो है वो अल्टर नहीं किया जा सकता, आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। तो जिसमें आपका नाम हो गया, फादर का नाम हो गया, मदर का नाम हो गया, जो जेंडर है वो हो गया, डोमिसाइल हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये चेंज आप नहीं कर सकते हैं। जब भी करेक्शन विंडो ओपन होगा तब भी ये चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखें कि जब भी आप फॉर्म फिल करें ना, आप बहुत ही ध्यान से फॉर्म फिल करो, क्योंकि यही डेटा जो है अगर मिसमैच हो गया तो आपका एडमिशन कैंसिल करवाने के लिए काफ़ी है। ये अगर मैं अगले बोनस पॉइंट की बात करूं, तो जो इसके एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं ना, अब बहुत सारे बिहार के स्टूडेंट्स हैं, झारखंड के, तो उनको क्या लगता है कि बिहार में ही हो जाएगा, पटना में एग्ज़ाम सेंटर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखो। इसके जो एग्ज़ाम सेंटर्स होने वाले हैं वो वेस्ट बंगाल में होने वाला है। उसके बाद जो है ये आसाम में होने वाला है, लेकिन आसाम में एक ही जगह सिलचर में होने वाला है। उसके बाद त्रिपुरा में होने वाला है, और त्रिपुरा में भी एक ही जगह अगरतला में होने वाला है। इसके अलावा कहीं एग्ज़ाम सेंटर्स नहीं होने वाले। टेलीग्राम पे मैंने वेस्ट बंगाल में कहाँ कहाँ होने वाला है उसके भी लिस्ट जो है वो जारी कर दिए, तो वहाँ जाकर के आप वो चेक कर लेना। अगला बोनस इन्फॉर्मेशन ये है कि बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं उसके अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसमें बेसिकली क्या है कि 12th के मार्क्स अलग अलग मांगते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये नहीं कि आप यहाँ पे एलिजिबल हो गए मिनिमम मार्क्स के बेसिस पे तो वहाँ भी हो जाए। बहुत सारे ऐसे जिसमें मिनिमम 60% की मांग की जाती है। तो वो भी जब भी मैं पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस के वीडियोज़ डालूंगा, या आप लोगों को लगता है कि किसी खास कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस का वीडियो डालूं, तो वो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा वहाँ पे क्या कुछ लगने वाला। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इसके स्कोर के बेसिस पे भी अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में कई बार जो है अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी जाती है, खास करके 12th और 10th के मार्क्स में। उसके अलावा अब बात आते हैं कि सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से इसका डिमांड है वो जादवपुर यूनिवर्सिटी। जी हाँ, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी के जो जनरल कैटेगरी के सीट है ना, वो 90% सीट्स जो हैं वो उन लोगों के लिए रिजर्व हैं जो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल जिनके पास है। जी हाँ, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए 90% सीट जनरल कैटेगरी में रिजर्व हैं। और साथ ही साथ एक बात और क्लियर कर दूँ कि वेस्ट बंगाल में जितने भी जो है सीट्स हैं ना जो रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं वो सब के सब वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व हैं 100%। यानी कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं बंगाल से उनके पास सिर्फ 10% सीट बचता है। तो सोचो कि कितना टफ कंपटीशन होने वाला है। हालांकि जल्द ही मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ मार्क्स का वीडियोज़ भी लाने वाला हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके बताना। तो ये सारे बोनस पॉइंट जादवपुर यूनिवर्सिटी को लेकर स्पेशली मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये समझ लो कि 90% जो है जनरल कैटेगरी में रिजर्व है, और जो कैटेगरी वाला है रिजर्व कैटेगरी का वो 100% ही रिजर्व है, यानी कि आपको 10% में ही खेलना है।
अगर आप इसके अलावा भी किसी भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट करना और अपने भाई को सपोर्ट करो, चैनल सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो।